हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स अपन देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स की अपन ने संरचना देखी है और अपन पिछले लेक्चर्स में यानी कि कल के लेक्चर्स में जो स्टडी का जो लेक्चर था उसमें देख रहे थे अपन क्या कि ग्लाइकोसाइड किसे कहते हैं ना, ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, जो ग्लूकोज की व्युत्पन्न होते हैं उन्हें ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। वो सब अपन देख रहे थे। आज अपन देखेंगे राइबोस। राइबोस शर्करा है आपकी एक तरीके से, यानी कि एक तरीका कार्बोहाइड्रेट है ना। राइबोस या डीऑक्सी राइबोस ये आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जिस तरीके से ग्लूकोज है आपका, फ्रक्टोज है, उस तरीके से क्या है, राइबोस है। ग्लूकोज में आपके कितने मेंबर के सदस्य होते हैं, आपके कितने सदस्य होते हैं, आपके 6 होते हैं, यानी कि 6 कार्बन की चेन होती है। लेकिन आपके जो आप राइबोस होता है उसमें क्या होता है, 5 कार्बन की चेन होती है। तो अपन राइबोस की संरचना देखेंगे। ये पहली बात तो पाया किसमें जाता है, ग्लूकोज का तो पता है कि जो भी अपन सब में पाया जाता है ग्लूकोज, तो है ना, बनाया जाता है। फ्रक्टोज फलों के अंदर पाई जाती है। ग्लूकोज किस, राइबोस किस में पाया जाता है, आपके आरएनए के अंदर, है ना। आरएनए के अंदर पाया जाता है राइबोस। कितने सदस्य होते हैं इसके अंदर, 5 सदस्य, 5 कार्बन की चेन होती है, एक तरीके से बोल सकते हो, है ना। किस तरीके से होती है आपके, जैसे आपने देखा ग्लूकोज को और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है, एक समायुवी है। उस तरीके से क्या होता है कि आपके राइबोस के भी एरिबिनोज क्या है, एक दूसरे के समायुवी है। यानी कि कार्बन नंबर 2 की स्थिति पर देखा जाए तो ये एक दूसरे के एपीमर होते हैं। एपीमर्स है तो ये एक दूसरे के समायुवी है। समायुवी क्या होते हैं कि जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उन्हें समायुवी कहा जाता है। तो इस तरीके से भी राइबोस में देखेंगे अपन कि इसका समायुवी पॉसिबल है या नहीं है। आपके यहाँ CHO इसमें क्या पाया जाता है, आपके क्रियात्मक समूह के रूप में एल्डिहाइड ही पाया जाता है, कीटोन नहीं पाया जाता। ओके, क्रियात्मक समूह के रूप में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है ना। और देखो आपके एल्कोहल समूह तो मोस्टली सभी में पाया जाता है, कि OH ग्रुप तो आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन सब में पाया जाएगा। डिफरेंट कहाँ आता है, कीटोन पाया जाएगा या एल्डिहाइड समूह पाया जाएगा, उसमें ही केवल डिफरेंट है आपके, और किसी में नहीं है। तो आपके राइबोस के अंदर क्या होता है, CHO समूह ही पाया जाता है। और इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं इसमें। ये हो गया आपका राइबोस या डी राइबोस। अब इसका मैं अगर समायुवी बनाऊं तो क्या होगा, अगर इस यानी कि इसके 2 कार्बन नंबर 2 पे क्या होते हैं, ये कार्बन नंबर 2 एपीमर है। एपीमर है तो क्या हो जाएगी, इसकी OH की पोजीशन को क्या करना होगा, मुझे चेंज करना होगा। यहाँ से जब राइबोस के अंदर कार्बन नंबर 2 की पोजीशन को चेंज करते हैं तो एक दूसरे के क्या बनते हैं एनोमर या एपीमर बनते हैं। अपन एपीमर बोलते हैं। ये कार्बन नंबर 2 क्या है, एक दूसरे के एपीमर है, ओके। ये एक दूसरे के एपीमर है, इसे बोला जाता है डी राइबोस, इसे बोलते हैं डी एरिबिनोस। ओके, इनका नाम याद रखना। कार्बन नंबर की अगर OH की पोजीशन इस साइड है तो उसको राइबोस कहेंगे, और अगर एरिबिनोस में क्या होता है, OH की पोजीशन चेंज हो जाती है, कि OH की पोजीशन लेफ्ट या राइट में होगी, तब उसको देख के अपन को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका क्या होगा, राइबोस होगा या एरिबिनोस होगा। अब अपन क्या करेंगे, इनको अपन एक चक्रीय संरचना के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड में किस तरीके से निर्माण किया जा सकता है वो देखेंगे अपन, है ना। अपन ने ग्लूकोज को चक्रीय संरचना में कन्वर्ट किया, फ्रक्टोज को चक्रीय संरचना में कन्वर्ट किया, इसी तरीके से अपन राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, मैनोज और स्टार्च, सेलुलोज सबको अपन क्या करेंगे, चक्रीय संरचना में कन्वर्ट करेंगे। बात ये आती है कि जैसे ग्लूकोज को अपन ने चक्रीय संरचना में कन्वर्ट किया तो कितने सदस्य की रिंग बनी थी आपके, ग्लूकोज को जब अपन ने चक्रीय संरचना के अंदर कन्वर्ट किया था तो आपकी कितने सदस्य की, 6 सदस्य की संरचना बनी थी।
इसी तरीके से अपन ने फ्रक्टोज को किया था तो कितने सदस्य की आपके 5 सदस्य की रिंग बनी थी। ओके, तो इन दोनों को अपन ने डिसाइड भी किया कि कौन सा स्टेबल होगा कौन सा अनस्टेबल होगा। लेकिन आपको जब राइबोज आपने पढ़ा है, सबका पढ़ा हुआ है ना, 11th 12th से ये सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं अपन, आज कुछ नया नहीं है इसमें। तो ये इनमें क्या था, अपन क्या देख रहे हैं 5 मेंबर रिंग बनती है आपके लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है कि एक आपकी रिंग इस तरीके से बन जाए। एक मिनट मिटा देती हूँ ये स्ट्रक्चर को मैं, अपने को केवल राइबोज से काम है। ओके, अपने पास इसमें भी क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज है। जिस तरीके से अपने ग्लूकोज में 2 पॉसिबिलिटीज देख रहे थे कि आपकी एक तो 6 सदस्यीय संरचना बन सकती है, एक 5 सदस्यीय संरचना बन सकती है, ये पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन अब जब वहां अपन 5 सदस्य और 6 सदस्य की संरचनाएं पढ़ रहे थे, उसमें ये देख रहे थे कि अब उसका एक्सपेरिमेंट यानी कि एविडेंस देख रहे थे, यानी कि प्रमाण देख रहे थे कि 6 सदस्य हो सकती है या नहीं हो सकती। तो परमाणु में अपन को प्रूफ हो गया था कि इसमें क्या हो सकती है, 6 सदस्यीय संरचना बन सकती है, बनी थी, बन सकती क्या है, बन गई थी आपके। तो 6 सदस्यीय संरचना पॉसिबल थी कि वही रहेगी, ग्लूकोज में चेंज नहीं हो सकती। अब बात आती है कि राइबोज के अंदर कितनी सदस्य की संरचना ले, 5 की भी बन सकती है और 6 की भी बन सकती है। 5 की कैसे बन सकती है आपके, ये है, अगर मैं इसका यहाँ से लेकर यहाँ इस हाइड्रोजन यानी कि ओवर समूह से ऐड कर देती हूँ, वो बाद में बताऊंगी किस तरीके से ब्रेक करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ओके, पहले आप देखो यहाँ क्या है, एक सदस्य, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा देती हूँ, एक मिनट, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा आपके 1 2, यहाँ से ना गिनती मैं गिनती हूँ 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए, 5 सदस्यीय संरचना हो गई। 5 सदस्यीय संरचना को अपन क्या बोलते थे, फ्यूरन बोलते थे, फ्यूरेन, है ना। तो फ्यूरेन है ये 5 सदस्य, अगर कोई 5 सदस्य रिंग आ जाती है आपके पास, उसे फ्यूरेन कहा जाता है। ये आपका क्या है, फ्यूरेन। ओके, जब ये फ्यूरेन है तो इसे क्या बोल सकते हैं अपन, राइबोज है तो राइबोज फ्यूरेन बोल सकते हैं ना, राइबोज फ्यूरेन। राइबोफ्यूरेनोज भी बोल सकते हैं, राइबोफ्यूरेनोज भी बोल सकते हैं। ये हिंदी में देख लेना आप एक बार, सही है या नहीं। तो राइबोफ्यूरेनोज भी बोल सकते हैं, राइबोज फ्यूरेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने 5 सदस्यीय संरचना को अपन क्या कहते हैं, फ्यूरेन कहते हैं। तो ये हो गई पॉसिबिलिटीज की इसके अंदर राइबोज के अंदर आपके 5 सदस्यीय संरचना बन सकती है। एक आती है कि आपके पास क्या हो सकता है, 6 सदस्यीय संरचना बन सकती है। अब वो कैसे बनेगी, आपके कार्बन नंबर 6 पर OH समूह तो प्रेजेंट है, क्योंकि आपके देखो, अगर मैं यहाँ से आप बोलो कि मैं आप जैसे करो 3 मेंबर रिंग बना दो, तो मैं यहाँ से उठाऊंगी OH में यानी H+ को ट्रांसफर करूंगी यहाँ से। लेकिन 3 मेंबर रिंग क्या होती है, अनस्टेबल होती है। जब अपन बेयर का सिद्धांत पढ़ते हैं तो बेयर बाबा ने क्या कहा कि जो आपके 5 और 6 सदस्यीय संरचनाएं होती है वो ही स्टेबल होती है, यानी कि 5 और 6 मेंबर रिंग आपके क्या होती है, स्टेबल होती है। कंपेयर किससे किया, 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग से कंपेयर किया, तब पता चला कि आपकी 5 और 6 सदस्यीय संरचनाएं स्टेबल होती है, या कह सकते हैं 5 से ऊपर की जितनी भी संरचनाएं वो स्टेबल है। बट ऐसा नहीं होता, आपके मान लो 15 मेंबर रिंग है तो वो स्टेबल नहीं होती। वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करेगी, ऐसे घूम जाएगी, यानी कि एक दूसरे में ही सिमट जाएगी वो, तब अपन बोल सकते हैं कि वो स्टेबल है। लेकिन जैसे आपने देखा कि 8 मेंबर रिंग है, ऑक्टेन, साइक्लोऑक्टेन है, साइक्लोऑक्टेन या साइक्लोऑक्टेन है, मान लो ये है, वो स्टेबिलिटी, ये है आपके साइक्लोऑक्टेन। स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, टब शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर मान लो कोई एक रिंग है बड़ी सी, वो स्टेबल नहीं होती है। एक छोटी रिंग स्टेबल हो सकती है आपकी, है ना, तो ये स्टेबल नहीं होती है। कि ये क्या करेगी, स्टेबल होने के लिए क्या करेगी, अपनी संरचना को क्या करेगी, छोटी कर लेगी।
तो ये डबल लाइक सेक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये यहाँ स्टेबल हो जाएगी। लेकिन 5 और 6 सदस्यीय संरचना ऐसा कुछ नहीं करती कि वो 6 मेंबर रिंग क्या करती है आपके थोड़ा घूम जाती है, किसमें चेयर और बोट फॉर्म में कन्वर्ट होके स्टेबिलिटी प्राप्त कर देती है। देखो कोई भी कंपाउंड है या कोई भी स्पीसीज है आपके स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा मतलब कि अपनी संरचना को चेंज करके स्टेबल हो जाएगा, कैसे भी हो वो स्टेबल होना चाहता है, क्योंकि अनस्टेबल स्पीसीज कभी भी यहाँ प्रेजेंट नहीं रह सकती। वो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जब कोई प्रोडक्ट बनता भी है आपके, वो क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए उसे क्या क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए, या तो उसकी एनर्जी सबसे कम हो, एनर्जी कम रखेंगे तभी वो स्टेबल हो पाएगा, और या उसकी संरचना के अंदर क्या हो, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, यानी कि उसमें त्रिविम प्रभाव ज़्यादा ना हो, है ना, उसमें बाधाएं ना आए, त्रिविम बाधाएं ना आए, तब वो स्टेबल हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि उसकी एनर्जी तो कम से कम होनी चाहिए। जब किसी स्पीसीज की या किसी प्रोडक्ट में जब रिएक्शन करवाते भी हैं किसी की, तो क्या देखते हैं कि उसकी एनर्जी कम हो रही है या नहीं है। अगर मान लो किसी की एनर्जी हाई है तो वो स्टेबल काहे का होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो अनस्टेबल स्पीसीज होगी। जब उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होके वो अगर कम एनर्जी में हो जाता है, यानी कि उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो स्टेबल हो सकता है। इसी तरीके से आपकी क्या होती है, जब भी साइक्लिक संरचनाएं पढ़ते हैं अपन, तो उन संरचनाओं की स्टेबिलिटी देखी जाती है, क्योंकि उनमें क्या हो सकता है, बॉन्ड एंगल। देखो जो रिंग जितनी कब हो सकती है, बॉन्ड एंगल एक तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए उसका, इतना भी ज़्यादा नहीं। आप बोल दो कि मैम आप तो ऐसे करो, इसमें कितने का कर लो, 180 का कर लो, इतना ज़्यादा भी नहीं। उसमें 180 के अंदर तो क्या हो जाएगा, वो रिंग की थोड़ा घूम जाएगी, यानी कि थोड़ा इधर का उधर होके वो स्टेबिलिटी प्राप्त करेगी, है ना। लेकिन आपके अगर नॉर्मल परिभाषा दी जाए कि आपके पास कौन कौन सी रिंग स्टेबल हो सकती है, किसके अकॉर्डिंग, बेयर के अकॉर्डिंग। बेयर का सिद्धांत जब अपन पढ़ रहे थे त्रिविम समवेता के अंदर, तो वो क्या बोल रहा था वहाँ कि वह साइक्लिक संरचनाएं जिनके अंदर एक तो बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा हो, यानी कि जिनके अंदर 60 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, है ना, वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है ना। तो और 60 डिग्री किसमें, 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग में क्या है आपके 60 डिग्री है, तो वो क्या है, बॉन्ड एंगल कम ही है। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से वो अनस्टेबल होती है, यानी कि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाते हैं, उसकी वजह से ये अनस्टेबल होती है। एक होगी आपकी 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगी आपके अनस्टेबल होगी। तो इन कंडीशन में ये क्या करेगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, यानी कि टूट जाएगी, ये रिंग बनते ही टूट जाएगी। जब कोई चीज़ बनते ही टूट रही है तो वो स्टेबल नहीं होती है, वो अनस्टेबल ही होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए उसे कुछ तो देर रहना पड़ेगा, ये तो कुछ टिक ही नहीं पाएगी, है ना। जब टिक ही नहीं पा रही है तो स्टेबल नहीं होगी। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि इसमें 5 और 6 सदस्यीय रिंग बन पॉसिबल है। आपके एक हो गया फिरेनोस या राइबोफिरेनोस भी कहते हैं, 5 सदस्यीय हो गई। एक 6 सदस्यीय संरचना बनाएंगे अपन, जिसके अंदर जो लास्ट वाला कार्बन है, 5 नंबर का कार्बन, उसमें जो OH प्रेजेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, इसे मिटा देती हूँ। शायद आपका सबका पढ़ा हुआ है ये सब चीज़ें कि कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, लेकिन कई केस ऐसे आते हैं एक्सेप्शनल बोल सकते हैं, यानी कि उन्हें अपवाद कहा जा सकता है कि आपका स्टेबल होगा या नहीं होगा। अब बात आती है कि आपके इसमें 6 सदस्यीय संरचना किस तरीके से निर्माण की जा सकती है। ये आपका OH हो गया। अगर मैं यहाँ से कर दूँ इसमें, तो ये क्या होगा, अब आपके 6 सदस्यीय संरचना होती है जो किस तरीके से बनी होती है, इसे कहा जाता है पायरेनोस। ओके, जैसे फ्यूरेन होता है, इसे पायरेन भी कहा जाता है, ये पायरेनोस, क्योंकि मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के टर्म्स में बता रही हूँ कि आपको क्या लगाना है, अंत में ओस लगाना है, ग्लूकोज हो गया, तो ताकि प्रेशर ही ना हो। अगर इसे पायरेन भी कर सकते हैं, ओके, ये हो गया आपका पायरेन। जब 6 सदस्य कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका पायरेनोस, है ना। अब आप राइबोस पढ़ रहे हो तो इससे क्या बोलते हैं, राइबोपायरेनोस कह सकते हैं, राइबोपायरेनोस भी कह सकते हैं,
राइबोपाइरेनोस भी कह सकते हैं। ओके, हो गया कंप्लीट। अब अपन ने यहाँ देखा कि आपके पास राइबोज की 5 सदस्यीय संरचना और 6 सदस्यीय संरचना दोनों बनी है। दोनों में जैसे 5 सदस्य, इसमें अगर मैं इस ऑक्सीजन को यहाँ लगा देती हूँ, देखो पहली बात मैं वापस से रिवाइज कर देती हूँ। मैंने जब ग्लूकोज पढ़ाया था आपको तब भी रिवाइज किया था कि आपके जब ये संरचना, ये कोई कार्बन नहीं है आपके, जब यहाँ कोई आपको कई बार आप देखते हो कि आपके पास ऐसी कोई संरचना होती है ना, उसमें उस कंडीशन में अपन यहाँ मानते कि कार्बन ही है ना। लेकिन जब मैं आपको ग्लूकोज यानी जब कार्बोहाइड्रेट्स में साइक्लिक फॉर्मेशन बता रही हूँ तो उसमें आपको यहाँ कार्बन मेंशन नहीं करने होंगे, क्योंकि अगर कार्बन मेंशन करोगे तो आपके पास ऑक्सीजन तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर रिंग हो जाएगी, जबकि 9 तो कार्बन ही नहीं थी अपने पास, कहाँ से आई ये रिंग, है ना। तो आपको क्या मानना है, यहाँ आगे मैं इस रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ ना। तो इसमें तो क्योंकि आपके पास मान लो ये है, कोई आपके ब्रिज कंपाउंड है ना, तो उसके अंदर आपने क्या किया, अगर यहाँ से यहाँ हो रहा है तब तो आप मान रहे थे कि एक कार्बन है। लेकिन अगर मैं इसको कार्बन को हटा के मैं केवल यहाँ से यहाँ केवल घुमाई दूँ तो इसमें कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अपन जहाँ जहाँ मानते हैं कि कोई कोना आएगा उसमें कार्बन होगा, यही समझते हैं। क्योंकि मान लो आपके पास बेंजीन है, अगर मैं ऐसे करके छोड़ देती हूँ तो क्या आप क्या समझती हो, यहाँ हाइड्रोजन थोड़ी होगा, नहीं, यहाँ क्या होगा CH3 समूह होगा, क्योंकि हाइड्रोजन, अगर अपन हाइड्रोजन को तो रिप्रेजेंट ही नहीं करते। मान लो और कैसे, अगर बेंजीन ही बताती हूँ मैं आपको, कभी बेंजीन में अपन हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किए कि ऐसी होती है बेंजीन, यहाँ हाइड्रोजन भी लगा दिया अपने, नहीं किया ना, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपन को आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर मैं यहाँ ऐसे ही करके छोड़ देती हूँ तो क्या होगा, यहाँ कोई भी मेथिल समूह प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस तरीके से मैं अगर यहाँ इस तरीके से ऑक्सीजन लिख रही हूँ तो ये अब कितने मेंबर रिंग में 1 2 3 4 5 और ये हो गई 6 सदस्यीय संरचना को कहा जाता है पायरेन। पायरेन को पायरेनोस भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किन्हें कहते हैं, जिनके अंत में OS आए है ना, OSEOs आए तो उन्हें पायरेनोस कहते हैं, तो राइबोपायरेनोस भी कहा जाता है। ओके, तो ये दोनों संरचनाएं अपन ने पढ़ ली। अब देखेंगे कि इनमें बनेगी कौन सी राइबोज में। राइबोज में आपकी 5 सदस्यीय संरचनाएं बनेगी, क्योंकि आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है कि कैसे बनी, कहाँ से आई, क्योंकि अगर हर एक स्ट्रक्चर को अपन इस तरीके से डिफाइन करने लगेंगे तो केवल आपका कार्बोहाइड्रेट ही होगा इस साल तो, है ना। क्योंकि हर एक की अपन प्रॉपर्टी दिखा नहीं सकते कि कौन सी संरचनाएं बनेगी कौन सी नहीं बनेगी, या क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी से अपन को प्रूफ भी करना पड़ता है कि आपके कौन सी संरचना बनेगी। लेकिन आपको केवल क्या करना है, नॉर्मल संरचना बनानी है कि यह आपकी संरचना होती है जो पायरेनोस होती है या फ्यूरेनोस होती है। ओके, अब अपन पढ़ेंगे कि RNA के अंदर राइबोज पाया जाता है। राइबोज के अंदर अगर रिंग स्ट्रक्चर बनाए तो वो किस तरीके की होगी आपकी, है ना। जैसे आपने अल्फा ग्लूकोज पढ़ा, बीटा ग्लूकोज पढ़ा, उसी तरीके से अपन यहाँ देखेंगे अल्फा राइबोज बीटा राइबोज, वही OH की पोजीशन चेंज करेंगे। OH की पोजीशन अगर ऊपर होती है तो बीटा बोल देंगे, अगर नीचे होती है तो क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, है ना। देखो आपके राइबोज है जो है ना 6 सदस्यीय और 5 सदस्यीय दोनों रिंग बनी थी ना, वो RNA के अंदर तो केवल फ्यूरेनोस ही पाया जाता है, क्योंकि सब जानते हैं जब अपन ने DNA की स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें केवल क्या पाया जाता है, फ्यूरेनोस ही पाया जाता है। लेकिन आपकी पायरेनोस भी उतना ही स्टेबल होता है कि पायरेनोस भी कहीं ना कहीं तो पाया जाएगा ना, कहीं ना कहीं तो इसकी पॉसिबिलिटीज है कि वो इसमें पाया जाए, किसी में भी पाया जाएगा, पर पाया जाएगा, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर मैं आपके पास 5 कार्बन की सदस्य की संरचना लूँ और उसके अंदर आपको राइबोज ही ले लूँ, यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ले लूँ, जब ग्लूकोज में फॉर्मेशन हो रहा है कैसे भी हो रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यानी 50% से ऊपर तो आपकी क्या होता है, पायरेनोस ही पाया जाता है, जबकि RNA के अंदर ही केवल राइबोज पाया जाता है, सबको पता है ना। तो स्टेबल तो दोनों ही है, लेकिन वहाँ पाए जाने की प्रायिकता आती है कि ये कहाँ पाया जाता है ना, तो वो देखकर अपन लगाते हैं कि ये कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। तो आप ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ले लेती हूँ पहले। कन्वर्ट करना सबको आ गया होगा, बहुत ईजी है ना।
अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ, अगर देखो आपको कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, यहाँ से उस कार्बन नंबर 1 में देखना है OH की पोजीशन। अगर OH की पोजीशन नीचे आती है तो उसे बोलते हैं अल्फा राइबोस, है ना। और अगर मैं इसी को चेंज करके क्या कर दूं, सीधा बना देती हूँ, ऊपर कर देती हूँ, तो क्या हो जाता है इससे बीटा राइबोस। ओके, इसी तरीके से मैं ये तो 5 मेंबर रिंग हो गई, अब 6 मेंबर रिंग बनाना चाहूंगी तो क्या होगा इसमें, इस तरीके से बनेगी। वही OH के आधार पर डिफाइन करना आपको। ये हो गया आपका अल्फा राइबोस ही बोल सकते हैं एक तरीके से तो, और या बोल सकते हैं अपन अल्फा पायरेनोस, है ना, या क्या बोल सकते हैं इसे अल्फा राइबोपायरेनोस, अल्फा राइबोपायरेनोस, पायरेनोस। और उसे क्या बोल सकते हैं अपन अल्फा राइबोफ्यूरिनोस, है ना, बीटा राइबोफ्यूरिनोस, है ना। तो ये हो गया आपका OH की पोजीशन नीचे है। इसमें भी देखो ये कंप्लीट सब कर लेना, ये इसमें आएगा जो OH बच रहे हैं ना वो इन पे आएंगे आपके, और इसमें क्या हो जाएगा आपका बीटा राइबोपायरेनोस, है ना। ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा। आपको OH की पोजीशन को देख के बताना है कि कौन सा अल्फा होगा कौन सा बीटा होगा, तो इन्हें इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अब बात आती है कि कौन सा कितनी परसेंटेज में पाया जाता है, वो अपन देखेंगे। आपके देखो आपके जो ओपन चेन होती है वो सबसे कम पाया जाता है, 1% के आसपास पाया जाता है ना, और जो आपके बीटा राइबोस होता है वो आपके कितना परसेंट पाया जाता है, 56% के आसपास पाया जाता है। और एक मिनट, ये तो आपका क्या होता है बीटा होता है वो 56% के आसपास पाया जाता है, ये 1% के आसपास पाया जाता है, और ये दोनों मिला के मैं लिख सकती हूँ 18 से 20 के आसपास पाया जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये तो 1% है, ये 56 हो गया, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका 50 से ले लेते 50 से 80 के बीच पाया जाता है ना। तो इनकी परसेंटेज रेशियो अलग अलग होती है, तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो आपका क्या होता है राइबोपायरेनोस ही होता है। आपके राइबोफ्यूरिनोस सबसे कम पाया जाता है, ये केवल कहाँ पाया जाता है, DNA की संरचना के अंदर ही पाया जाता है। क्योंकि अब इनके मैं किस आधार पर पता लगा रही हूँ ना, आप सोच रहे होंगे अगर मान लो कोई राइबोस है, राइबोस कलेक्ट पृथक किया गया है किसी से भी, है ना, किसी भी स्पीसीज से पृथक किया गया, मेरे पास राइबोस की संरचना राइबोस ही है ना, उस राइबोस जैसे आपने ग्लूकोज का पाउडर देखा है, ग्लूकोज था अपना, उसी तरीके से मैं राइबोस ले रही हूँ। उस राइबोस की अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ या रिएक्शन ना करवाकर उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा उसकी संरचना ज्ञात करती हूँ, तो संरचना ज्ञात करने पर मुझे पता चलता है कि उसमें 4 या 5 प्रकार की संरचनाएं प्रेजेंट है। एक तो अल्फा बीटा हो गई राइबोस यानी फ्यूरिनोस, एक अल्फा बीटा पायरेनोस हो गई, और एक हो गई ओपन चेन। तो 5 प्रकार की संरचनाएं पॉसिबिलिटीज है। 5 प्रकार की संरचनाओं के द्वारा क्या होती है, उनकी जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उस स्पेक्ट्रम से तो अपन पता लगाते हैं कि कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, है ना। तो उस स्ट्रक्चर में क्या होती है, कुछ वेरिएशन आते हैं, यानी कि 1% वेरिएशन कुछ अलग आएगा, आपके 18 से 20% वेरिएशन कुछ अलग आएगा, और जो आपका बीटा या पायरेनोस है उसकी वजह से वेरिएशन कुछ अलग आएगा। जो मेजर वेरिएशन आता है, सबसे ज़्यादा वेरिएशन आता है, उसी के आधार पर अपन परसेंटेज रेशियो निकालते हैं कि किस तरीके से ये बनेगी। और फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए तो इनमें देखा जाता है क्या, इनकी संरचना यानी कि उनके कैसा वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो किस तरीके से होगा, क्या से इनकी क्रिस्टल होंगे, वो सब यहाँ देखे जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से ज्ञात किया जाता है कि राइबोस की किस तरीके से अलग अलग संरचनाएं बनेगी और क्यों बन रही है और किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, अब पढ़ेंगे अपन डीऑक्सी राइबोस संरचना। डीऑक्सी राइबोस संरचना
अपन देखेंगे डीऑक्सीराइबोज क्या होता है ना। डीऑक्सीराइबोज का सबको पता है किसमें पाया जाता है, डीएनए के अंदर पाया जाता है। डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन के बिना, है ना। डीऑक्सीराइबोज सेम है, उतने ही कार्बन है, बस केवल कहाँ चेंजेस है, आपके कार्बन नंबर 2 पर चेंजेस है। कार्बन नंबर 2 पर आपने देखो डीऑक्सीराइबोज सेम है राइबोज संरचना की लगभग, है ना, लगभग क्या है सेम ही, केवल चेंजेस क्या है, यहाँ कार्बन नंबर 2 पर राइबोज संरचना के अंदर OH पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन हट जाता है, इनमें OH समूह लुप्त हो जाता है और कहाँ क्या प्रतिस्थापित हो जाता है, उसकी जगह हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है या विस्थापित हो जाता है ना। तो डीऑक्सीराइबोज संरचना डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के बिना, विदाउट ऑक्सीजन, है ना। जिसके अंदर जो आपका एनोमर होता है उसी के अंदर या एपीमर होता है, उसमें से क्या करते हैं, उसके कार्बन नंबर 2 एक दूसरे के एपीमर होते थे, उस कार्बन में से अगर OH समूह हटा दी, जैसे कि आपके पास क्या है CHO, ये आपके राइबोज, अगर इस राइबोज में से क्या करूँ मैं, इस OH समूह को निकाल दूं और यहाँ H का प्रतिस्थापन करवा दें, है ना, तो क्या होगा, इस तरीके से आपकी क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज संरचना बन जाएगी, है ना। तो क्या किया आपने, सिंपल सा है, डीऑक्सीराइबोज किसे कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन नंबर 2 पे OH को हटा के H का प्रतिस्थापन करवा दिया जाए, उसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज के अंदर अल्फा यानी कि 2 नंबर कार्बन से क्या किया, OH को हटाया और H का स्थानांतरण करवा दिया, डीऑक्सीराइबोज संरचना बन गई। इसी तरीके इसी की क्या पढ़ेंगे अपन, चक्रीय संरचना पढ़ेंगे, है ना। और ये किसमें पाई जाती है, डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, जैसे राइबोज आपके आरएनए में पाई जाता है, उसी तरीके से ये डीएनए में पाई जाती है। अब इसकी चक्रीय संरचना का निर्माण करेंगे अपन, वही आपके 5 नंबर रिंग बनेगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, इस कार्बन नंबर 1 2 पे क्या होगा HH, है ना, क्योंकि यहाँ क्या था HH ही था, तो वो HH यहाँ आएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन इनका निर्माण करेंगे। वही OH की पोजीशन देखनी, अगर OH आपके नीचे है तो उसे बोलेंगे अल्फा, और अगर OH क्या है ऊपर है तो क्या बोलेंगे, इसे बीटा बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका डीऑक्सीराइबोज कंप्लीट। ओके, कंप्लीट हो गया आपका लगभग। अब आपको डीऑक्सी यानी डाइसेकेराइड्स पढ़ने हैं और थोड़े पॉलीसेकेराइड्स पढ़ने हैं। पॉलीसेकेराइड में आपको स्टार्च और सेलुलोज बचा है। ओके, लगभग कंप्लीट हो गया।